सारे ने एक बार मैसेज कर दो सबको। शालिनी एक बार मैसेज कर दो बच्चा। सर कर दिए हैं। ओके ओके। एक बार बता देना हमको क्लियर आवाज आ रहा है नहीं आ रहा। स्क्रीन विजिबल है और क्लियर वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। एक बार हमें थंब जरूर दे देना तुम लोग, क्लियर वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही है। आइसोमेरिज्म चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें बेसिकली तुम लोग टाइप करने बोलना, क्योंकि हम इसमें माइक लगा चुके हैं तो आवाज तुम लोग की नहीं आएगी। तो तुम लोग एक बार टाइप करके बताना कि वॉइस आ रही है, स्क्रीन विजिबल है कि नहीं विजिबल है। और टुडे आई विल स्टार्ट योर आइसोमर्स चैप्टर्स, जो कि बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बच्चा लोग प्लीज गिव मी थंब दैट की वॉइस इज क्लियर एंड ठीक है। देखो बेसिकली आइसोमर चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बार हम डिस्कस करना चाहेंगे कि व्हाट इज द बेसिक नीड ऑफ आइसोमर, और फिर आइसोमर से आप समझते क्या हो। अगर कोई भी पूछेगा कि आइसोमर से आप क्या समझते हो, तो आप यही बताओगे ना कि सर आइसोमर हमारा वो होता है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट उसकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो डिफरेंट होती है।
बेसिकली ये छोटा सा टॉपिक है एंड बेसिकली सब लोग जानते हैं कि व्हाट इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ आइसोमर, ठीक है। सो हियर वी टॉक अबाउट दैट आइसोमर क्या है एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आइसोमर। सो हियर आइसोमेरिज्म, here we know that isomerism have the same molecular formula, same molecular formula, but बच्चा different in physical and chemical property, but different in physical and chemical property, physical and chemical property। बेसिकली इसी बेसिक स्ट्रक्चर पे हम आइसोमेरिज्म चैप्टर को स्टार्ट करने वाले। यस सर, आए ओके, ठीक है, गुड। तो हम ये बताना चाह रहे बच्चा कि जो हमारा आइसोमेरिज्म चैप्टर है, इस आइसोमर चैप्टर में एक बेसिक डेफिनेशन तुम लोग क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हो कि सर आइसोमेरिज्म का हम डेफिनेशन ये बोलेंगे कि सर इट इज हैव अ सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट इन फिजिकल एंड केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। तो अगर उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में अगर सेम होता है लेकिन उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी अलग होती है, उसको हम बोलते हैं आइसोमर। तो बेसिकली हमें आइसोमर का डेफिनेशन ध्यान में रखकर आगे बढ़ना है। तो बेसिकली आइसोमर कितने तरीके का होता है हम जब जानते हैं तो बेसिकली दो तरीके का होता है। आइसोमर इज ऑफ टू टाइप, दीज आर टू टाइप्स। ये तुम लोग बेसिक पढ़े हुए हो। पहला हमारा हो गया स्ट्रक्चरल आइसोमर एंड सेकंड हमारा हो गया स्टीरियो आइसोमर। तो हमने क्या जाना, आइसोमर की डेफिनेशन जाना, कितने तरह का आइसोमर होते हैं इसको हमने देखा। तो अब हम देखेंगे, देखो बेसिकली क्या होता है ना, आइसोमर का तो डेफिनेशन सबको पता रहता है, लेकिन केमिस्ट्री में आइसोमर कितने टाइप्स के होते हैं अब पता है कि हमें दो तरीके का होता है आइसोमर। एक स्ट्रक्चरल आइसोमर होता है, एक स्टीरियो आइसोमर होता है। अब इसके अंदर आप जाओगे तो बेसिकली आपको 6 तरह का मिलेगा। स्ट्रक्चरल में 6 तरीके का मिलेगा और स्टीरियो आइसोमर में डाई एनसियोमर एनसियोमर 2 तरीके का मिलेगा। तो ये जो बाकी जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के भी टाइप्स होते हैं, ठीक है, जैसे स्ट्रक्चरल आइसोमर हो गया, हाइड्रेटेड आइसोमर हो गया, आयोनाइजेशन आइसोमर हो गया, कोऑर्डिनेटेड आइसोमर हो गया। तो बेसिकली हमारा आइसोमर पूछा जाएगा व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ आइसोमर एंड हाउ मेनी टाइप ऑफ आइसोमर। तो आप यही आंसर होगा कि has the same molecular formula but different chemical and physical property. It is the basic definition of this isomer. Then you will move forward and then you can tell about that ki what is the type of isomer. Then you will say that ki it is the type of isomer is that structural isomer and stereo isomer. Then you move forward and then you say that ki structural isomer is of 6 types. What is the basic definition, student? Is of 6 type। structural isomer 6 तरह के होते हैं। पहला होता है आयोनाइजेशन आइसोमर, फिर हमारा होता है हाइड्रेटेड आइसोमर, लिंकेज आइसोमर, कोऑर्डिनेटेड आइसोमर एंड कोऑर्डिनेटेड पोजीशन आइसोमर एंड देन वी विल सी दैट पॉलीमराइजेशन आइसोमर। तो बेसिक अगर डेफिनेशन में पूछा जाएगा कि आइसोमर क्या होता है तो आप बेसिक ये डेफिनेशन डालोगे, फिर बताओगे कि ये 2 तरीके का होता है, स्ट्रक्चरल में स्टीरियो आइसोमर। अब स्ट्रक्चरल आगे चल के 6 पार्ट्स में डिवाइड होता है और स्टीरियो आइसोमर 2 पार्ट में डिवाइड है, जिसमें आप एनएनसियोमर पढ़ते हो और डाई एनसियोमर पढ़ा जाता है। तो हम बेसिकली पहले वाले को स्टार्ट करेंगे, कौन सा स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने तरीके के होते हैं एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चरल आइसोमर का क्या डेफिनेशन होता है। बेसिक से एकदम स्टार्ट करने वाले जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहां तक क्लियर है? बच्चा चैट चैट बॉक्स में टाइप करना तुम लोग, क्योंकि ना माइक लगाए हैं तो बेसिकली आवाज नहीं आएगा। इट इज आइसोमर, यह वो आइसोमर है हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला
सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, same molecular formula but different in structural formula, but different in structural formula. ठीक है बच्चा, तो हम सबसे पहले किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? स्ट्रक्चर। मान लो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, बेसिकली आप ए एंड बी लिखो। ए एंड बी लिखो कि सर जो हमारा आइसोमर होते हैं वो बेसिकली दो तरीके का होता है। ए बताओगे स्ट्रक्चरल, बी बताओगे स्टीरियो आइसोमर। फिर आगे बढ़ोगे आप, ये मूव ऑन करोगे तो बताओगे सर स्ट्रक्चरल आइसोमर जो होता है वो 6 टाइप के होते हैं और स्टीरियो आइसोमर होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। फिर हम बढ़ते हैं व्हाट इज स्टीरियो आइसोमर, तो आप बताओगे सर सॉरी स्ट्रक्चरल आइसोमर को डिस्कस करते हैं क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर जो होते हैं वो आइसोमर होते हैं जिसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो सेम होता है, लेकिन जो उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है डिफरेंट होता है। ये बेसिकली आप देखोगे ना, ये आइसोमर के डेफिनेशन से ही ये डेफिनेशन बन चुका है। फिर उसके बाद देखते हैं कि स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने तरीके के होते हैं। तो ए हमने डाला, अब इसमें स्ट्रक्चर 6 तरीके के होते हैं। तो आप यहाँ पे पॉइंट वाइज डाल सकते हो कि सर फर्स्ट जो हमारा होता है वो आयोनाइजेशन होता है, आयोनाइजेशन आइसोमर। और जो सेकंड हमारा होता है वो हाइड्रेटेड आइसोमर होता है, हाइड्रेटेड आइसोमर होता है। थर्ड हमारा होता है लिंकेज आइसोमर होता है, लिंकेज आइसोमर होता है, या इसको सॉल्ट आइसोमर भी बोला जाता है, सॉल्ट आइसोमर। फोर्थ पॉइंट के बारे में बात करें तो ये हमारा होता है कोऑर्डिनेशन आइसोमर, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ते हो, कोऑर्डिनेशन आइसोमर। फिर हमारा जो फिफ्थ होता है और वो होता है कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर। और जो हमारा सिक्स्थ होता है लास्ट, उसको बोलते हैं पॉलीमराइजेशन आइसोमर, जो हमारा पॉलीमर्स में पाया जाता है, पॉलीमराइजेशन आइसोमर। यहां तक क्लियर हुआ? टाइप इन चैट बॉक्स। हमने क्या बताया बेसिकली आइसोमर हमारे क्या होते हैं सर? वो कंपाउंड या आइसोमर हम बोलते हैं कि इट इज आइसोमर इज द, वो हमारे आइसोमर कंपाउंड होते हैं जिनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो सेम होता है लेकिन फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी अलग होती है, उसको हम आइसोमर बोलते हैं। बेसिक डेफिनेशन सर हमारा आइसोमर होता है वो 2 तरीके का होता है, एक स्ट्रक्चरल आइसोमर होता है, एक हमारा स्टीरियो आइसोमर होता है। आगे चल के स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है हमारा, जो स्ट्रक्चरल आइसोमर होता है वो 6 टाइप में डिवाइड होता है, और जो हमारा स्टीरियो आइसोमर होता है वो 2 में डिवाइड होता है, एनएनसियोमर एंड डाई एनसियोमर। फिर हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को एक्सप्लेन करेंगे। सर वो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला किसको बोलते हैं? तो सिंपल भाषा में ये बताओगे कि जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है, उसको स्ट्रक्चरल आइसोमर बोलते हैं। बेसिक बात करते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर जो होता है वो 6 तरीके का होता है, आयोनाइजेशन आइसोमर, हाइड्रेटेड आइसोमर, लिंकेज आइसोमर, कोऑर्डिनेशन आइसोमर, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर एंड पॉलीमराइजेशन आइसोमर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या मूव फॉरवर्ड करें? यहां तक समझ में आया? बच्चा लोग टाइप इन चैट बॉक्स। ठीक संदीप, धीरे धीरे चल रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? इस तरह हम लिखते भी जा रहे हैं तो सही भी रहता है ना। अब हम स्टार्ट करेंगे क्या, एक एक करके स्ट्रक्चरल आइसोमर को खत्म करेंगे, फिर बाद में स्ट्रक्चरल आइसोमर के जो 6 टाइप है उस 6 टाइप को हम एक्सप्लेन करते चलेंगे, इसका डेफिनेशन एकदम अच्छे तरीके से चलेंगे। इसमें से या तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को एक्सप्लेन करने के लिए बोल दे तो आपको एक्सप्लेन करना पड़े, या बीच में से किसी 2 को उठा लेता है उसको पूछ लेता है। तो टोटल ये 6 नंबर का पूछा जाएगा, या तो स्ट्रक्चरल आइसोमर या स्टीरियो आइसोमर। ठीक है, 6 नंबर के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये पूरे चैप्टर में से। ठीक है, इस पूरे चैप्टर में आइसोमर को पढ़ना है। आइसोमर 2 तरीके का होता है, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमर। और स्ट्रक्चरल आइसोमर हमारा बेसिकली 6 तरह का होता है और स्टीरियो 2 तरीके का होता है। और इस क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन बनेगा जो 6 नंबर का बनेगा, और बिल्कुल ये आसान सा चैप्टर है। सो हियर वी स्टार्ट एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड ऑन आयोनाइजेशन आइसोमर। एक एक करके डेफिनेशन देखते हैं, एक एक करके हम इसका एग्जांपल देखते हैं। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड।
सो ये भी टॉक अबाउट दैट कि आयोनाइजेशन आइसोमर होता है क्या। आयोनाइजेशन आइसोमर, वेयर इज माई ब्लैक पेन। if any complex if any complex if any complex compound give a, a different compound in aqueous solution। बताते हैं व्हाट इज aqueous solution। aqueous solution is known as ionization isomer। ठीक है, इसको हिंदी में आप क्या लिख सकते हो कि जब कोई, समझने के लिए हम लिख रहे हैं, कंपाउंड एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाता है तब वो ब्रेक होता है, ब्रेक करके एक डिफरेंट कंपाउंड बनाता है। बच्चा ध्यान देना, मैं ये कहना चाहता हूं आइसोमर है, हाँ जलीय विलयन, वेरी गुड। तो कहने का मतलब क्या है कि हम बेसिक एक एक करके छह को एक्सप्लेन करेंगे इजी में। मैंने बच्चा ये अगर हिंदी में आप समझना चाहोगे तो इजी है। जब कोई कंपाउंड एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं, कोई एक्वस सॉल्यूशन लिया, उसके अंदर हम जलीय विघलन, जो संदीप ने बोला, अगर उसमें हम कंपाउंड को डिसॉल्व करते हैं और वो दो हिस्सों में टूट जाता है, ब्रेक करके दो अलग अलग कंपाउंड बना देता है टूट के। मतलब अगर बात किया जाए, अगर ए बी हमारे पास है, जैसे ये एक कंपाउंड आपस में जुड़ा हुआ था, जैसे उसको हम एक्वस सॉल्यूशन में किसी सॉल्यूशन में डालते हैं तो अलग अलग कर देता है, ए को अलग कर देता है, बी को अलग कर देता है, एक को अलग कर देता है, हाँ आयन में टूट जाता है, शालिनी गुड। जब आयन में टूट जाता है बच्चा, तो वही हमारा हो जाता है आयोनाइजेशन आइसोमर होता है। मतलब क्या होता है कि जैसे ए पॉजिटिव बी निगेटिव था, आगे चल के ये आयन में टूट गया ना, अलग अलग हो गया, अलग अलग हो गया, तो उसी को बोलोगे क्या, आयोनाइजेशन आइसोमर, हमारे आयन्स अलग हो गए। जस्ट टेक एन एग्जांपल हियर, FeNH3 का 5Cl, थोड़ा बड़ा वाले ले लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं, NBr। तो हमारा क्या हुआ, आगे चल के जो आयन होगा ना वो टूट जाता है, और टूटने के बाद मान लो ये हमारा बना दिया FeNH3 का 5Br, और हमारा ये Cl बाहर निकल गया, तो आयन अलग अलग हो गए, Cl इधर चला गया, Br अंदर चला गया, हाँ हाइड्रोलाइज हो जाता है। बेसिकली हाइड्रोलाइज भी कह सकते हो आप, लेकिन अगर बीएससी के अनुसार एग्जांपल देना चाहते हो तो इसको दे सकते हो। इज इट ओके? ठीक है, ओके। अब देखते हैं क्या, व्हाट इज हाइड्रेटेड आइसोमर, जो सेकंड है, फर्स्ट हो गया, सेकंड हमारा क्या है, हाइड्रेटेड आइसोमर। व्हाट इज हाइड्रेटेड आइसोमर? हाइड्रेटेड आइसोमर को एक तरह से अगर बेसिक अगर बात करें ना बच्चा, हाइड्रेटेड आइसोमर के बारे में अगर बेसिकली बात की जाए, अगर ध्यान से देखो, तो हाइड्रेटेड आइसोमर में होता क्या, डेफिनेशन एक बार लिख देते हैं। इन हाइड्रेटेड आइसोमर, वाटर मॉलिक्यूल वेरी इंपॉर्टेंट होता है, तो वाटर मॉलिक्यूल जरूर डिनोट करोगे इसके अंदर।
वाटर मॉलिक्यूल exchange inside to outside. एंड आउटसाइड टू, पहला क्या होगा, पहला इनसाइड टू आउटसाइड, दूसरा क्या होगा आउटसाइड टू इनसाइड। इसी को क्या बोला जाता है, इज नोन एज हाइड्रेटेड आइसोमर। कहने का मतलब बच्चा ये है कि जब वाटर मॉलिक्यूल मतलब H2O मॉलिक्यूल का एक्सचेंज होता है अंदर से बाहर की तरफ या बाहर से अंदर की तरफ, उसको बोला जाता है क्या, हाइड्रेटेड आइसोमर। मतलब वाटर मॉलिक्यूल, इसमें क्या देखा कि सर हाइड्रेटेड आइसोमर उसी को बोलते हैं जिसमें वाटर मॉलिक्यूल मतलब H2O को जब अंदर से बाहर या बाहर से अंदर हम इसको क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। एक्सचेंज मतलब कहने का मतलब, लेट्स टेक एन एग्जांपल। देखो एग्जांपल क्या है, कोई एग्जांपल अपने मन से भी बना सकते हो। जैसे हमारा हो गया CO NH3 का 3 एंड यहाँ पे हो गया H2O का थ्राइस हो गया और बाहर हमारा Cl3 लगा हुआ बच्चा। तो अब ये क्या करना है ना तुम्हें, बेसिकली ये करना क्या है, वाटर मॉलिक्यूल को उठा के बाहर फेंक दो, वाटर मॉलिक्यूल को उठा के बाहर फेंक दो तुरंत। समझ रहे हो, इस वाटर मॉलिक्यूल को उठा के बाहर फेंक दो, हो गया काम खत्म। जैसे इस वाटर मॉलिक्यूल को लिया है ना, यहां से पूरा उठा के इसको बाहर फेंक दो, तो इस तरह से दिखा दोगे आपके सर CO NH3 का थ्राइस और यहाँ पे अंदर अब Cl3 आ गया और बाहर हमारा क्या हो गया, H2O चला गया। तो ये क्या हो गया, अंदर, ये अंदर से बाहर की तरफ चला गया। ये H2O मॉलिक्यूल क्या था, अंदर से बाहर की तरफ चला। एक और एग्जांपल देख लो, जैसे हो गया CO, यहां देखो CONH3 का थ्राइस, फिर यहाँ पे H2O कर दिया और बाहर ब्रैकेट के क्या कर दिया नीलम, Cl कर दिया बच्चा, Cl कर दिया। अब क्या करना है, इसको उठा के यहाँ पे कर दो और इसको उठा के यहाँ पे कर दो, बस इसको सिंपल वे में लिख लो एरो लगा के। सर ये हो गया CO NH3 ऐसे ही रहेगा का थ्राइस। ये वाटर मॉलिक्यूल अब बाहर, मतलब ये ब्रैकेट अगर लगा रहे हैं तो Cl अब अंदर चला गया ब्रैकेट के अंदर और वाटर मॉलिक्यूल कहाँ चला गया, बाहर चला गया। क्या चला गया, वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला गया, तबादला कर दो। तो ये एग्जांपल समझ में आया हाइड्रेटेड आइसोमर का कितना इजी है, कोई भी याद कर लेना और वाटर मॉलिक्यूल को अंदर बाहर दिखा देना, बस हाइड्रोजन निकलना चाहिए या जुड़ना चाहिए। अब हाइड्रोजन पागल है, बात ही नहीं हो रही है। वाटर मॉलिक्यूल डायरेक्ट यहाँ से देखो, ये ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट के क्लोज है और ब्रैकेट के बाहर Cl लगा है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल जो होगा डायरेक्ट एक्सचेंज हो रहा है। डेफिनेशन पढ़ो क्या लिखा हुआ है कि सर हाइड्रेटेड आइसोमर वो है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल का एक्सचेंज हो, ये अंदर है तो बाहर चला जाए, बाहर जाए तो बाहर वाला अंदर चला जाए और अंदर वाला बाहर चला जाए। तो वाटर मॉलिक्यूल पूरी तरीके से यहाँ पे बाहर चला जा रहा है और Cl यहाँ पे अंदर चला रहा है, तो हमारा Cl अंदर आ गया और वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला गया। सिंपल सा डेफिनेशन। इज इट क्लियर निवास, बच्चा क्लियर, शालिनी? एकदम सिंपल सा डेफिनेशन यार, इसमें पूरे 6 नंबर लेके चले जाओगे, इतना आसान है। इसीलिए हम बोले थे इनऑर्गेनिक को हम आराम से लेके चलेंगे, बहुत सारा आसान है इसमें। ठीक है, समझ गए व्हाट इज आयोनाइजेशन एंड व्हाट इज हाइड्रेटेड आइसोमर। आगे बढ़े, आगे बढ़े बच्चा। चलो मूव ऑन। चलो अब देखते हैं क्या लिंकेज आइसोमर क्या होता है। तुम लोग ये पढ़े चीज हो, लेकिन बेसिकली तुम्हें BSc के नॉलेज के हिसाब से इसको लिखना है, ठीक है एकदम सिंपल। लिंकेज आइसोमर, एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लिंकेज आइसोमर, इसको हम साल्ट आइसोमर भी बोलते हैं। देखो बच्चा, जिसमें एम्फीडेंडेंट लिगेंड होता है, अभी बताएं वो क्या होता है। एम्फीडेंडेंट लिगेंड
give a such type of isomer in amphidentant ligand give a pair of electron from different side toward the central metal atom। अभी हम समझाते हैं वेट। एग्जाम्पल ले लें, FeNH3 का 4 ब्रैकेट लगा लो, Cn का ट्वाइस कर लो, ठीक है। ये इससे किसमें दिख रहा है, तो हमें ऐसा दिख रहा है FeNH3 का 4 और Nc हो गया। देखो बच्चा, लिंकेज आइसोमर क्या होता है, बेसिकली इसके बारे में बात करते हैं। कहोगे सर एम्फीडेंडेंट लिगेंड क्या होता है, जो अकेला लिगेंड, जैसे हमारा क्या होगा, ये Cn हमारा क्या होता है, ये हमारा सेंट्रल मेटल एटम होता है। अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़े होगे क्लास 12 में, K4FeCN6 ये रहता था ना बच्चा, K4FeCN6, तो आपको भी पता था सर ये लिगेंड होता था, जितने नंबर में रहता था तो ये लिगेंड। तो बेसिकली इसमें क्या हमारे हैं, लिगेंड है ये सब। और ये किससे अटैच है बच्चा, तो ये सेंट्रल मेटल एटम से। क्लास 12 याद करो, ये सेंट्रल मेटल मतलब ये जितने ब्रैकेट के बाहर ये जितने नंबर, जैसे 4 हो गए 5 हो गए, जितने ज्यादा का कंपाउंड होते हैं ना, ये सब सारे हमारे क्या होते हैं, लिगेंड होते हैं। और लिगेंड में जो ये अटैच रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, Fe, जिसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम बोलते हैं बच्चा। यस सर, फर्स्ट ईयर में था, ओके। हाँ हाँ, तो हम एम्फीडेंडेंट लिगेंड के बारे में बात करते हैं, क्योंकि एम्फीडेंडेंट मतलब क्या होता है, एक मोनोडेंडेंट लिगेंड होता है, एक बाइडेंडेंट लिगेंड होता है, एक एम्फीडेंडेंट लिगेंड होता है। मतलब कि जब 2 से ज्यादा होता है। तो यहाँ पे देखो बच्चा, जो आयरन हमारा है ये सेंट्रल मेटल एटम है, और इस सेंट्रल मेटल एटम से कितने लिगेंड अटैच है, देखो इसमें 4 है और इसमें 2 है, टोटल 6 हो गए। भाई अगर ये अकेला था तो CN3 था ना, ठीक है। अरे भाई NH3 के 4 मॉलिक्यूल है बच्चा, और Cn के 2 मॉलिक्यूल है, टोटल 6 मॉलिक्यूल है, 6 लिगेंड लगे हुए। 2 से ज्यादा तो एम्फीडेंडेंट लिगेंड हुआ ना। ये याद करो, ये NH3 का 4 लगा हुआ, मतलब कि 4 NH3 हमारे पास है, टोटल 4 NH3 है। इज इट क्लियर। तो 4 NH3 और 2 टोटल 6, तो एम्फीडेंडेंट लिगेंड है ना। तो ये बता रहा है कि जो लिंकेज आइसोमर होता है वो एम्फीडेंडेंट लिगेंड में हमें देखने को मिलता है। और इस एम्फीडेंडेंट लिगेंड में जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो दोनों साइड में अलग अलग सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ा रहता है। जैसे ये सेंट्रल मेटल अकेला है तो इसे NH3 जुड़ा हुआ है, लेकिन इसको हम Cn हो गया, साइनाइड हो गया, लेकिन इसको हम चेंज कर देते हैं, Nc में कन्वर्ट कर देते हैं। बस इसको क्या करना है, यहाँ पे चेंज कर देना है, Nc कर देना है, Nc कर देना, बस Nc कर देना, हमारा सॉल्व हो गया। ये हमारा हो गया लिंकेज आइसोमर, मतलब कि दूसरे कंपाउंड को भी ये जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बच्चा क्लियर है। चलो इसमें आज यहीं पर रोक दो, कल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन आइसोमर, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर, देन आई विल सी योर पोजीशन आइसोमर एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। ओके, यहाँ पे रोक दो सर एक बार। ओके ओके, ठीक है ओके। कहने का मतलब क्या है बच्चा, तुम्हें भी पता है कि सर जब हम 12th में पढ़ा करते थे K4FeCN6 या CN3 जो भी पढ़ते थे, तो उसमें या H2O हो गया या कोई भी हो गया, अगर ले लो Fe या H2SO4 ले लो, ये कोई भी कंपाउंड ले लो, तो हम लेते थे जैसे एक लिगेंड हुआ करता था। एग्जांपल ही नहीं मुझे याद आ रहा है। तो जैसे इसमें क्या है ना कि ये सेंट्रल मेटल एटम होता है, और जैसे NH3 के पास 4 लगा हुआ है, ये 2, जो जितने किसी कंपाउंड के ब्रैकेट में लगा बाहर लगा रहता है ना उसको लिगेंड बोलते हैं। और लिगेंड हमेशा किससे अटैच रहता है, तो जो लास्ट में
जो यहाँ पे रहता है सेंट्रल मेटल एटम अकेला, उससे जुड़ा रहता है। तो इस Fe से ये पूरा लिगेंड जुड़ा है और Cn पूरा जुड़ा है। तो ये दो तो है नहीं ना, ये एम्फीडेंडेंट लिगेंड है, दो से ज्यादा हैं, अकेले तो है नहीं। मतलब सिर्फ Fe के साथ अगर कोई अकेला लगा होता, Cn लगा होता, देन वी तब हम कहते हैं कि सर ये मोनोडेंडेंट लिगेंड है। अगर और Cn इधर से लग जाता तो बोल देते सर बाइडेंडेंट लिगेंड है। लेकिन हमारे पास क्या है कि ये ज्यादा हैं, दो से ज्यादा, तो इसको बोलोगे क्या, एम्फीडेंडेंट लिगेंड। देन वी सी दैट कि एम्फीडेंडेंट अगर लिगेंड है तो एम्फीडेंडेंट लिगेंड में होता क्या, लिंकेज आइसोमर। Cn है ना, उठा के इसको Nc कर दो, बस Nc कर दो, यहां वैल्यू को लास्ट में पलट देना, बस इतना सिंपल सा है। समझ गए? तो ये बता रहा है कि सर एम्फीडेंडेंट लिगेंड होता है ना, वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनाता है अपने अलग, अपने डिफरेंट साइड्स पे, अपने डिफरेंट साइड्स पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनाता है सेंट्रल मेटल एटम के साथ। तो यहाँ सेंट्रल मेटल एटम के साथ Cn बनाया था, और वही कंपाउंड को उल्टा कर दिया, तो इसी सेंट्रल मेटल एटम के साथ ये Nc बना दिया, नाइट्राइल कंपाउंड बना दिया, यहाँ पे साइनाइड बना दिया। समझ में आया शालिनी? इज इट क्लियर बच्चा? संदीप? संदीप? समझ में? जी। सर जी